जानना चाहूंगी, भुक्तभोगी है दुबे जी, उन्होंने तो वहां पे जमीन खरीदी थी, आज वे बड़े ही दुखी हो रहे हैं क्योंकि ना तो जमीन मिल रही है, ना उस हिसाब से मुआवजा मिल पा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने भी कहा कि ना वहां पे पार्क है, ना कम्युनिटी हॉल है, किसी भी तरह की जनरल फैसिलिटीज या के लिए वहां पे जमीन मुहैया नहीं करवाई गई है। कौन कौन सी धाराएं इसमें लग सकती है, क्या किस एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत अलग कार्रवाई होगी, क्योंकि सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सहकारी समितियों के ऊपर, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया है, जो नाला वगैरह है उसको बेचा है, ये शासकीय भूमि के ऊपर अतिक्रमण है। भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उस पर कार्रवाई इनके लिए होना चाहिए। और इन्होंने दांडिक जो कार्य किए हैं कि जो समिति के सदस्यों की भूमियां थी वो इन्होंने बिल्डरों को बेची हैं, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी 420, 406 और अन्य धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो सदस्य या जो व्यक्ति इसमें सीधे तौर से जिम्मेदार थे, शासन को चाहिए कि वो उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। वकील साहब, पहले भी आपसे बात हो रही थी, कायदा यही है, जैसे जैसे पैसे सोसाइटी को मिल रहे हैं वैसे वैसे जो मालिक है उस जमीन का, जैसे रुकैया बेगम इस केस में है, उनको वो पैसे दे देने चाहिए थे। बिल्डर्स ने नहीं दिए, रुकैया बेगम कोर्ट गई, तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स को एक बहाना मिल गया लोगों को बरगलाने का कि आपका जो मामला है जमीन का वो कोर्ट पे चल रहा है, इसलिए अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि उनको एक बहाना मिला? देखिए, ये तो अक्सर देखा जाता है कि सहकारी समितियां या अन्य व्यक्ति न्यायालय में एक प्रकरण लंबित होने का आधार लेते हुए अपने सदस्यों को या अन्य लोगों को इस तरह से गुमराह करते हैं कि क्योंकि प्रकरण न्यायालय में चल रहा है इसलिए हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ प्रकरण न्यायालय में किसी सोसाइटी के भूमि के संबंध में नहीं था। जो प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था रुकैया बेगम को सोसाइटी ने भूमि के राशि का भुगतान नहीं किया है। जब राशि का भुगतान समिति ने सदस्यों से प्राप्त कर लिया तो क्या कारण था कि उन्होंने राशि का भुगतान रुकैया बेगम को नहीं किया जी। तो ये जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि आदमी ये कहता है कि साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए या तो आप अपने पैसे वापस ले जाइए या आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जी, तो ये एक नया पैतरा है इसकी आड़ में सोसाइटी ने वो भूमि प्राइवेट बिल्डरों को बेचकर और इकट्ठा पैसा लिया और उससे पेमेंट रुकैया बेगम को कर दिया। जो सदस्यों से पैसा लिया गया था वो पैसा रुकैया बेगम तक पहुंचा ही नहीं है। जी वकील साहब, यहाँ हम आपको ये भी बता दें, आप भी जानते होंगे, हम दर्शकों को भी एक और बार बता दें, कई बार ये लोग जन सुनवाई में गए, मामला FIR दर्ज हुई, पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन अब ये हुआ कि कलेक्टर ने भी जो आदेश दिए उन आदेशों को भी दरकिनार कर दिया गया। अब एक नया पैतरा यहाँ पे अपनाया गया, अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष पर केस कर दिया, अध्यक्ष ने बिल्डर्स पर केस कर दिया, फिर से मामला उनके हिसाब से कोर्ट में चला गया, एक और बहाना उनको मिल गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अध्यक्ष ने जब पूर्व अध्यक्ष पर या इस तरह से बिल्डर्स पर जब केस किया, कोर्ट में ले गए, वही धाराएं लगी थी जो ऑलरेडी पुलिस थाने में जो चल रही हैं। एक बार जब पुलिस थाने में केस चल रहा है वहां पे, तो क्या कोर्ट में जाना जरूरी था या इसको भी एक पैतरा यहाँ पे अपनाया गया है? देखिए, वही जैसा मैंने पहले भी बताया कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि किसी भी मैटर को कोर्ट के अंदर डाल दो और उसके बाद में जब भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो आप ये कह सकते हैं कि ये आड़ ले सकते हैं कि साहब मामला अदालत में चल रहा है इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह का आड़ शासकीय अधिकारी भी लेते हैं, पुलिस भी लेती है कि साहब मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी दुबे जी, कई बार आपको भी ये बहाना बिल्डर्स ने बोला कि मामला कोर्ट में है? अक्सर ये लोग ये कहते रहे कि मामला प्रकरण में है और शासन भी जब अधिकारियों से मिलते थे वह भी इसकी आड़ लेते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा पहलू सामने आया है कि इसके पहले जो पिछले माह में सार्वजनिक मीटिंग बुलाई गई थी, आम सभा बुलाई गई थी, बड़ा आश्चर्य हो कि वहाँ पर एक शासकीय अधिकारी जो निरीक्षक स्तर के थे वहाँ उपस्थित थे, वो सदस्यों को डांट रहे थे और वो ये कह रहे थे पैसे वापस ले लीजिए आप, नहीं तो आपकी ज़मीन भी चले जाएगी और हम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कोई भ्रष्ट अफसर आ जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो शासकीय अधिकारी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उसमें किसी एक सक्सेना डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर का नाम भी आया था, वहाँ सार्वजनिक रूप से लिया गया कि वो सारा समझा रहे थे कि यहाँ पर हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे और 30-30 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, हम आपको मकान देंगे। पहले आपने हमसे भूमि का पैसा लिया भूखंड के नाम पर, भूखंड नहीं देते, ये आपने छल कर लिए। इसके बाद हम पुनः आपके सामने चारा बन के खड़े हो जाएं और हम आपको फिर 30 लाख रुपए दे दें और फिर आप फ्लैट बनाएं, फिर आप करप्शन करें और फिर हमें उसके बाद में परेशान करें। केवल हताशापूर्ण बातें। अर्थात यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दबाव डाला गया। आपसे जानना चाहूंगी वकील साहब यहाँ पे कि क्या सोसाइटी इस तरह से दबाव बना सकती है लोगों पर? नहीं, सोसाइटी इस तरह से दबाव नहीं बना सकती, बल्कि शासन को तो चाहिए कि इसकी पूरी जांच करके विस्तृत रूप से
और ये देखे कि सोसाइटी ने कौन से प्राइवेट बिल्डर्स को अवैध रूप से भूमियों का अंतरण किया है और उसके कारण कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनको कि भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उन सदस्यों को भूखंड उपलब्ध कराना शासन की और सोसाइटी की दोनों की जिम्मेदारी है। शासन या सोसाइटी ये दबाव नहीं डाल सकती कि हम इस भूमि के ऊपर फ्लैट बनाएंगे और आप उसको फ्लैट का पूरा पैसा हमें दीजिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शासन ने जिस तरह से मिनाल रेसिडेंसी में जिस तरह से अपने एक अधिकार वहां पर दिखाया, उनको लगा कि जो अवैध है वो अवैध है, अगर उस तरह का एक मन शासन इस केस में भी बना ले तो क्या परिवर्तन यहाँ पर होंगे, क्या होगा उस? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शासन यदि ये पाती है अपनी जांच रिपोर्ट में कि सोसाइटी ने अवैध रूप से बिल्डर्स को भूमि बेची है, तो जो बिल्डर्स ने वहां पर हो चुका है वहां पर कि वो अवैध है, जो वो निर्माण कार्य किया गया है उन बिल्डर्स के द्वारा, उस निर्माण कार्य को तोड़कर और शासन को चाहिए कि जो सदस्य हैं उन सदस्यों को वो भूमि उपलब्ध कराएं। जी, एक मानवीय पहलू भी है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 1200 लोगों ने जमीनें वहां पर खरीदी थी, 45 एकड़ की वो जमीन थी, अब 2.15 एकड़ ही वो बच पाई है। पैसे उस वक्त उन्होंने यही सोच के, एक तो घर का सपना होता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल एस्टेट में लोग लगाते हैं, इतने साल हो गए, कुछ उनको ना जमीन मिली है, फिर दबाव भी बनाए जा रहे हैं कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, कोई भ्रष्ट अफसर आ जाएंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, एक दबाव भी उनपे डाला जा रहा है। डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, फिर भी इस तरह से हमारे अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। एक जो मानवीय पहलू जुड़ा हुआ है, लोगों की अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद इसमें हमें न्याय मिले। क्या न्याय मिल सकता है इसमें और क्यों इतनी देरी हुई न्याय मिलने में? देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि आजकल सोसाइटी और अफसर लोग मिलकर एक नया ट्रेंड चलाया है और वो किसी ना किसी तरह से मामले को इतना लंबित रखते हैं कि जो पीड़ित पक्षकार है वो ये चाहता है कि मेरे तो जो पैसे गए, पैसे भी गए और मुझे भूखंड भी नहीं मिलेगा। और दिन प्रतिदिन भोपाल में जो भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आदमी ये सोचता है कि आज हम किसी दूसरी जगह पर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको फिर भी पैसा कम मिलेगा और ये पैसा कम लगेगा, और ये जो भूमि है यदि ये हमें अल्टीमेटली ये भूमि नहीं मिली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सदस्य इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि वो समिति जो भी पैसा उन्हें दे रही है वो पैसा उससे वापस लें और कहीं दूसरी जगह अपना भूखंड खरीदे।